फिजिक्स एसटीएम चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है। अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में जो दो चार्ज दिए गए थे 2 × 10⁻6 कूलम और 1 × 10⁻6 कूलम। अब पूछा गया था कि एक थर्ड चार्ज Q कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। और इस बार क्वेश्चन में चेंजिंग ये किया गया है कि पहला चार्ज तो फिक्स वही है 2 × 10⁻6 कूलम, बट सेकेंड चार्ज जो कि हमने पॉजिटिव लिया था इस बार निगेटिव लिया गया। अब पूछा जा रहा है कि अब थर्ड चार्ज जो Q लेंगे हम वो कहाँ रखें। ये Q1 अगर चार्ज है, ये Q2 है, थर्ड चार्ज जो Q ले रहे हैं हम वो कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 हो। क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट किया गया है। पहले दोनों चार्ज रिपेल कर रहे थे थर्ड चार्ज को, इस बार दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। नहीं, एक चार्ज रिपेल करेगा, दूसरा चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो समझते हैं इसको। क्या करेंगे थर्ड चार्ज, फिर वही कंडीशन कि हम थर्ड चार्ज कहाँ रख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने पिछले केस में बताया था कि एक बार हम इधर रख के देखेंगे, फिर इधर रख के देखेंगे, फिर उधर रख के देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट इधर से करते हैं। सपोज कि थर्ड चार्ज को मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर कहीं, गॉट इट। जब यहाँ पर रखूँगा तो यह ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव अगर चार्ज में लेता हूँ तो पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर, तो ये दिस विल बी रिपेल्ड बाई Q1 बट दिस विल बी अट्रैक्टेड बाई Q2। बट Q2 एक तो छोटा चार्ज है इसकी तुलना में और काफ़ी दूर है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स बहुत छोटा होगा। समझ में आ रही बात। अगर ये चूँकि ये नज़दीक भी है, बड़ा भी चार्ज है, और जो फोर्स होता है वो होता है मिटाया हुआ यहाँ पर नहीं है, फोर्स जो होगा हमारा वो होता है कि Q1 Q2 बाई R², where Q1 and Q2 are point charges on which we have to calculate the force। तो चूँकि Q1 बड़ा चार्ज है, Q1 अगर इस कंडीशन में लेते हैं Q1 यह है और Q2 यह होगा। जब इसके बीच की बात करेंगे तो Q1 यह होगा, Q1 यह होगा और Q2 यह होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में यह कॉमन है, बट पहले केस में ये बड़ा चार्ज है, दूसरे केस में छोटा चार्ज है, ठीक है। और सेपरेशन भी बढ़ गया। अगर ये सेपरेशन R था तो ये सेपरेशन हो जाएगा 10+R, तो सेपरेशन भी बढ़ गया, तो ये फोर्स काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें ये भी कम है, Q2 भी कम है और R भी ज़्यादा है। तो इधर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ पा रहे बात। कभी ये दोनों फोर्स इक्वेट नहीं हो पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन बचता है बीच में ही रखते हैं। अगर बीच में कहीं हम रखते हैं तो आप देखेंगे कि यह चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। ओके, यह चार्ज रिपेल किया जाएगा इसके द्वारा कुछ इस फोर्स से, और यह चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कुछ फोर्स से। तो ओवरऑल क्या होगा, ये चार्ज इधर मूव करेगा। समझ में आ रही बात। ये चार्ज इधर मूव करेगा, तो हम ये भी नहीं ले सकते केस, तब हम मूव करना पड़ेगा थर्ड केस पे, और ये थर्ड केस ही आंसर होगा हमारा। ओके, अगर हम थर्ड केस में क्या करते हैं, ये चार्ज जो है यहाँ कहीं लेते हैं, तो यह पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। ओके, और ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। और चूँकि यह चार्ज बड़ा है इसकी तुलना में, तो ये कुछ ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बट साथ ही यह डिस्टेंस थोड़ा कम है, Q2 और Q के बीच डिस्टेंस कम है, जबकि Q1 और Q के बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा करें, कुछ डिस्टेंस को हम ऐसे रखें कि ये इसमें जो एक्स्ट्रा है वो डिस्टेंस की वजह से, जैसे कि फर्स्ट केस की बात करें अगर इन दोनों के बीच की बात, तो इसमें Q2 बड़ा हो जाएगा। ओके, और Q2 बड़ा हो जाएगा और ये डिस्टेंस छोटा होगा। सॉरी, अगर इस केस की बात करें तो Q2 छोटा है, Q2 1 × 10⁻6 कूलम है, और ये R भी छोटा है, तो Q1 और R मेकअप कर लेगा। इस केस में बात करें, इस केस की बात करें तो चार्ज बड़ा है बट डिस्टेंस भी बड़ा है, तो इसको कुछ इस कदर रखा जाए, ऐसे डिस्टेंस पर रखा जाए कि दोनों चार्ज मेकअप कर ले दूसरे को, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर F1 फोर्स हम लेते हैं, F1 फोर्स जैसे हमने पिछले केस में लिया था, फोर्स एक्सर्टेड बाई
Q1 ऑन Q, ठीक है, F2 होगा फोर्स एक्सर्टेड बाई Q2 ऑन Q। तो क्या होगा ये, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो हम समझ चुके हैं दोनों अपोजिट है, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यह होगा K Q1, इसको Q1 ले लें हम, सेकेंड चार्ज Q है, ये है, हम इसके बीच फोर्स की बात करेंगे, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल। डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये हम R लेते हैं, ये सेपरेशन अगर R ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो ये सेपरेशन हो जाएगा 10 + R। समझ में आ रही बात, Q1 और Q के बीच का सेपरेशन हो जाएगा 10 + R। उसी तरह F2 क्या होगा, K Q2 Q और सेपरेशन इस बार R है, तो R का स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों के बीच का सेपरेशन केवल R है, ये हमने R माना है। ओके, और ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, अपोजिट तो है ही, तो हमारा काम बन जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल्स F2, ओके, F1 इक्वल्स F2, और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q बाई 10 + R द होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा K Q2 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आप देखते हैं Q कैंसिल हो गया, Q यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इस केस में भी कैंसिल हुआ था, ठीक है, मैंने इसको दूसरे तरीके से लिया था, आप उस दोनों को दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। तो Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसे कट जाना है, K कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा Q। आप जानते हैं Q1 जो है वो है 2 × 10⁻⁶, ये है 10 + R द होल स्क्वायर, और ये Q2 जो है वो है 1 × 10⁻⁶, नेगेटिव है, बट हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है केवल, ठीक है, हमें नेचर से नहीं मतलब है, हमें मैग्नीट्यूड, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है यहाँ पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक ही रहेगा, ठीक है, इसी के नेगेटिव के कारण, तो ये नेगेटिव है, इसी कारण तो ये फोर्स अपोजिट लग रहा है दोनों, ठीक है, तब तो हम इक्वेट कर पा रहे हैं, तो ये कट गया इधर। अब क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही लेता हूँ मैं, 2R स्क्वायर एंड दिस इज 10 + R द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि आप इसको 2R स्क्वायर, इसको करें 100 + R स्क्वायर + 2R, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो रूट्स मिलेंगे वो आपका आंसर होगा। सेकंड तरीका यह है कि जैसे मैंने बताया था कि A² = B² अगर है तो A = ± B लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं √2R का स्क्वायर = 10 + R का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम A मान लें, किसी को A मान सकते हैं आप, इसको अगर A मान लें तो इसको लिख सकते हैं √2R ± 10 + R। गॉट इट। क्या हो जाएगा, √2R जब पॉजिटिव लेंगे हम तो 10 + R इक्वल्स हो जाएगा 10/√2 - 1, that will be 10/0.414, दिस इज अराउंड 24.1। देखते हैं कितना होता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, देख लेंगे इसको कितना आएगा वैल्यू। सेकेंड कंडीशन होगी √2R = -10 -R, जब हमने प्लस माइनस लिया था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, R = √2 + 1 = -10, R = -10 upon that will be -2.414। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 4 है ये, दिस विल बी अराउंड 24.5, ओके, और दिस विल बी अराउंड 4.2 अराउंड, ठीक है। तो ये माइनस है, नीचे प्लस है, ओके, तो ये हो जाएगा -4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, आंसर यह आएगा कि 24.5 सेंटीमीटर। कहाँ से, तो हमने R इस बार लिया था Q2 से दूरी, पिछली बार केस में हमने लिया था Q1 से डिस्टेंस जो था उसको R लिया था हमने,
कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिया था। इस बार हमने Q2 से डिस्टेंस जो था उसको R लिया। तो द चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द Q2 अराउंड। इसी के अराउंड कुछ आंसर होगा, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कितना। 4.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज, ओके। और मैंने जो बोला है 24.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, दिस इज अराउंड 24.5। मैं एग्जैक्ट निकाल लेता हूँ इसका कितना होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी 414, दिस विल बी और 2828, ओके, और 4, तो दिस विल बी 56 और दिस विल बी 24.1, ओके। सो दिस विल बी अराउंड 24.1 सेंटीमीटर। तो आंसर जो दिया गया बुक में वो दिया गया 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज। अब मैंने लार्जर चार्ज इसको लिया हुआ है, लार्जर चार्ज ये है, और मैंने जो डिस्टेंस R लिया है वो लिया है मैंने स्मॉलर चार्ज से। तो स्मॉलर चार्ज से इसकी वैल्यू जो आएगी वो कहीं यहाँ पर रखा गया है, दिस 10, तो दिस विल बी अराउंड यहाँ पर कहीं रखा गया है, और ये वैल्यू है 24.1, और 10 अगर आप जोड़ देंगे तो 34.1 हो जाएगा फ्रॉम द लार्जर चार्ज। ये आपका आंसर दिया गया है। सेकंड, फिर सवाल उठता है कि इस वैल्यू को क्यों नहीं लिया गया। जैसे मैंने पिछले केस में बोला कि इस वैल्यू को क्यों नहीं लिया गया। तो जब आप इस वैल्यू को लेंगे यहाँ पर, ओके, जब इस वैल्यू को लेंगे यहाँ पर -4.4 को, तो यानी कि ये पॉजिटिव मैंने लिया था, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। जब यहाँ पर लेंगे तो अगेन ये आंसर बताएगा, ये आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे कहीं इस पॉइंट पे अगर क्यू रखते हैं आप, या सपोज यही पॉइंट है, तो इस पे दोनों सेम फोर्स लगेगा। बट अब देखिए दोनों सेम फोर्स लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन हमें चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है, केवल ये आंसर है। ये सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन है, ये सेम फोर्स इन सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मीनिंग जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये सेम फोर्स इन सेम डायरेक्शन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम पार्टिकल कहीं रखते हैं तो ये -4.4 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। जब आप पार्टिकल को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। दोनों सेम फोर्स से रिपेल करेंगे, सॉरी दोनों सेम फोर्स से एक डायरेक्शन में। तो यह इसको ढकेलेगा इधर सेम फोर्स से, सपोज फोर्स है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन से ये इसको धक्का देगा और ये 5 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स 10 न्यूटन का होगा और ये बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। इफ देयर इज नेट फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन, बट what we have to find the position where the third charge should be placed, where the third charge will not experience any force। कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, हमें वो जगह चाहिए। तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे यानी कि दोनों फोर्स अब सेम हो और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वो तभी पॉसिबल था, जब हमने शुरू में बात की कि वो जो तभी पॉसिबल है जब हम फोर्स को ये Q2 के उस पार रखें, ओके। तो जब अगर ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, दोनों एक टाइप के थे, दोनों को एक बार और देखें। अगर कोई डाउट है तो इन केस उसके बाद भी कोई क्यूरी रह जाती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई इट, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8।